हाँ, तो सभी बच्चों, आज फिर आपका मेरी साइंस क्लास में स्वागत है। तो देखिए सभी मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी बच्चे क्लास 9th की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे पहले चैप्टर की इससे पहले मैं 5 क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हमारी 6वीं क्लास है। तो मैं आपसे हर बार यही बात कहता हूँ कि मैं जब भी कभी पढ़ाता हूँ टॉपिक को, अध्याय को पढ़ाता हूँ, मतलब वो छोटे छोटे स्टेप्स बना के लाता हूँ। तो मेरे यहाँ पर स्टेप कैसे होते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स का ये फायदा होता है कि हम उसे धीमे धीमे आसानी से समझ सकते हैं। वो अच्छी तरह से थोड़ा हमारा माइंड मैप बन जाता है। तो ज़्यादा मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा और हम आज देखते हैं कि आज हमें 6वीं क्लास में, मेरा मतलब 6वीं क्लास में, मतलब क्लास 6 लेक्चर में, जो मेरा 6वां लेक्चर है, आखिर मुझे आज इस 6वें लेक्चर में पढ़ना क्या है। तो सभी बच्चे पहले ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं व्हाई डज कूलिंग। देखिए हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, व्हाई डज कूलिंग, आखिर में कूलिंग क्यों होती है। ठीक, व्हाई डज कूलिंग अकर ड्यू टू इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होती है, जब इवापोरेशन होती है तो कूलिंग क्यों होती है, ये बात देखो कही गई है। तो देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं इवापोरेशंस को। मैंने इससे पिछले बार जो लेक्चर है उस लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया इवापोरेशंस को। तो थोड़ा हम अपने पॉइंट पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और आकर के यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरह से थोड़ा समझने की हम बेहतर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन एन ओपन वेसल्स। अगर कोई खुला हुआ बर्तन है तो हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर वह खुला हुआ बर्तन है तो उस खुले हुए बर्तन में, जैसे मान लीजिए कि ये खुला हुआ बर्तन है, ये मेरे पास कोई बर्तन है, किसी जगह पर पानी भरा हुआ है, ऊपर से ये ओपन है यानी कि अनकवर्ड है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। तो हम खूब अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अगर खुली हुई बर्तन है, खुली हुई चीज़ में अनकवर्ड अगर हमारा वाटर है, तो हम ये बात जानते हैं कि वो वाटर क्या है, धीमे 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 करके वो वाटर क्या है, स्लोली आपका इवापोरेट हो जाएगा, वो बाष्पीकृत हो जाएगा, सारा का सारा पानी है उड़ जाएगा। अगर हम कोई थाली ले लें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर हम कोई थाली ले लें, थाली के अंदर पानी भर के रख दें, तो हम ये देखते हैं कि वो पानी धीमे 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 करके सारा पानी उड़ जाता है। ठीक, तो यहीं पर देखो इवापोरेशन में कहा गया है कि इन एन ओपन, किसी खुले हुए बर्तन में लिक्विड कीप्स अगर रखते हैं तो इवापोरेटिंग होती है। तो क्या होती है? इवापोरेटिंग होती है। ये देखिए इवापोरेटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसको हीट मिल रही है। जैसे जैसे ऊपर से उसे हीट मिलेगी, ठीक, जैसे जैसे यहाँ से हीट मिलेगी, ठीक, जैसे जैसे यहाँ से हीट मिलेगी तो क्या होगा? इवापोरेटिंग। जब यहाँ से हीट मिलेगी तो ये है मेरे पास वाटर सरफेस। इस वाटर सरफेस में क्या होगा? इस पानी को, सबसे पहले ये पानी आ रहा है हीट के संपर्क में, तो जब यहाँ पर हीट के संपर्क में पानी आता है तो क्या होगा? जब यहाँ पर हीट के संपर्क में पानी आएगा तो जो वाटर है वो वाटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा वाटर, तो पार्टिकल्स इधर उधर वाइब्रेटिंग करने लगते हैं, मेरा मतलब उछल पुथल करने लगे। तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मालूम है क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा सा है, इनका पानी हल्का 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 हॉट है, हल्का गर्म है, तो वो पानी ऊपर वाली सरफेस का पानी धीमे धीमे क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये देखिए समझिए, पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड
तो ये पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये है मेरे पास वातावरण, ये है मेरे आसपास का वातावरण, सराउंडिंग्स, ठीक। तो टू टेक एनर्जी, ये वाला पानी है, टू टेक एनर्जी, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट, जो एनर्जी उसकी खर्च हो गई है। मान लीजिएगा यहाँ पर गर्मी मिल रही है, जैसे जैसे यहाँ पर गर्मी मिलेगी ये पानी क्या होगा, इसके अंदर हीट पैदा होगी, एनर्जी, तो यहाँ पर ये पानी क्या इवापोरेट हो जाएगा। तो जो पानी यहाँ पर इवापोरेट हो गया है, उड़ गया है, तो क्या हुआ, उसने एनर्जी को लॉस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी लॉस्ट। जब एनर्जी खर्च हो रही है तो पानी इवापोरेट हो रहा है। भाई जैसे जैसे एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है तो पानी इवापोरेट हो रहा है। जब यह पानी इवापोरेट हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, तो ये वाला जो और पानी है वो पानी क्या करेगा, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। अब ये क्या लेगा, यहाँ सराउंडिंग से, अब ये लेगा सराउंडिंग से एनर्जी, टू टेक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, इसके जो पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, वो एनर्जी को लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से। आखिर में वो क्यों ले रहे हैं, यहाँ से ये पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी क्यों ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं एनर्जी, ये इस वातावरण से सराउंडिंग से एनर्जी क्यों ले रहे हैं, ये एनर्जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी इस इवापोरेशन में, यहाँ पर इवापोरेशन में, ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन के दरमियान क्या हो गई है, लॉस्ट। ठीक, यही तो कह रहा है, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट, जो एनर्जी खर्च हो जाती है ड्यूरिंग इवापोरेशन। जैसे जैसे इवापोरेशन होगा एनर्जी लॉस्ट होती रही है, तो मेरी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, लॉस्ट। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, लॉस्ट, क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है तो एनर्जी लॉस्ट हो रही है। अब इस पानी की जो एनर्जी खर्च हो रही है, लॉस्ट हो रही है, उस एनर्जी की भरपाई कहाँ से कर रहा है, वो सराउंडिंग से। वो भरपाई कहाँ से कर रहा है, सराउंडिंग से। वो भरपाई कहाँ से कर रहा है, सराउंडिंग से। यानी कि टू टेक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। अब वो सराउंडिंग से एनर्जी नहीं लेगा। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये देखिए ये क्या कह रहा है, समझिए अगली लाइन को। तो यहां पर क्या है, दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये वाली सराउंडिंग से लेने वाली एनर्जी, ये एनर्जी सराउंडिंग से ले रहा है, ये ले रहा है सराउंडिंग से, ये ले रहा है सराउंडिंग से, ये ले रहा है सराउंडिंग से, ये ले रहा है सराउंडिंग। तो जैसे जैसे वो एनर्जी सराउंडिंग से लेता है, द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा तो क्या होगा, मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो क्या होगा, तो ये सराउंडिंग्स है, यहां पर ये वातावरण इसके पास में, ठीक, तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग्स है वो क्या हो जाएगा, कूल। क्या हो जाएगा, कूल। तो वो क्या हो जाएगा, कूल, यानी कि ठंडा, एकदम कोल्ड हो जाएगा। यहां पर एनर्जी लॉस्ट कर रहा है तो उस एनर्जी की भरपाई वो सराउंडिंग से कर रहा है। जब सराउंडिंग से वो एनर्जी ले रहा है तो यहाँ का वातावरण का आसपास की जो चीज़ है, जगह है, यहाँ आसपास का जो वातावरण सराउंडिंग से वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ये देखो कह रहा है, यही देखो कह रहा है, गौर से देखिए। द एब्सॉर्प्शन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग्स कोल्ड। जो ली गई एनर्जी है उसी के द्वारा क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में, इधर देखिए, हम दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक, हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, इवापोरेट। जैसे जैसे इवापोरेट होगा, जैसे जैसे इवापोरेशन होगा, जैसे जैसे पानी जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ेगा, जैसे जैसे ये इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगी, तो ठंडापन आएगा, तो यहाँ का आसपास का जो सराउंडिंग है वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड। तो यही बात है, अगर इवापोरेशन हो रही है तो कूलिंग होगी, तो जैसे जैसे इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी। यही इसका सार है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा आगे पहुंचते हैं। अब देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन।
अगर हम क्या करते हैं, व्हाट हैपेंस, आखिर में सोचे क्या होता है उस समय पे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन, जब हम कुछ एसीटोन लिक्विड होता है, यह है मान लीजिए कि वो एसीटोन, ठीक, या पेट्रोल मान लो आप, ठीक, या कोई परफ्यूम मान लो आप, ये है मान लीजिए कि वो एसीटोन। इस एसीटोन्स को क्या है, पोर सम एसीटोन। एसीटोन क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर। ये हमारे जो नेल्स नाखून होते हैं, नाखून के ऊपर जो हम लगाते हैं, तो उसको क्या कर देता है, एसीटोन रिमूव कर देता है, उसे हटा देता है। तो यही तो क्या है, तो यहाँ पर क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर। ये क्या है आपकी एसीटोन, क्या है आपके एसीटोन। ऑन योर पाम, जब हम अपने हाथ पर लेते हैं, देखिए अब देखो समझिए, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, जैसे जैसे मैंने इसे अपनी हथेली पर लिया, ये मेरी हथेली पर आया, ये है मेरी पाम, मेरी हथेली पर जैसे ही आया एसीटोन, ठीक, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम पाम। तो यहाँ के जो ये वाले इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स हैं इसके, ठीक, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इसके, एसीटोन मान लो आप, कुछ भी मान लो, इसके जो पार्टिकल्स हैं, एसीटोन के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, गेन एनर्जी, ये यहाँ से एनर्जी लेंगे, इससे गेन एनर्जी फ्रॉम पाम। आपकी हथेली से ये एनर्जी अब लेने लगे, हथेली में मेरे पे यहाँ पर क्या है, हीट है, यहाँ से एनर्जी लेने लगे। जैसे ही एनर्जी लेंगे, ये यहाँ से हथेली से एनर्जी लेंगे, या हमारा जो इस पर रखा गया है, ये आसपास जो सराउंडिंग्स है, इस सराउंडिंग से क्या है, वहाँ से एनर्जी लेंगे, मेरे हाथ से भी, हथेली से एनर्जी लेंगे, इस सराउंडिंग से भी एनर्जी लेंगे। तो यही तो कह रहा है, फ्रॉम पाम या सराउंडिंग से, वो वहाँ से क्या एनर्जी लेगा, हथेली से या सराउंडिंग से, एंड इवापोरेट, जैसे ही वो एनर्जी लेगा, जैसे ही इसे यहाँ पर एनर्जी मिलेगी, जैसे ही इसे एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेगा, टू टेक एनर्जी, क्या करेगा, टू टेक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक, सराउंडिंग्स या पाम। जैसे ही लेगा ये, तैसे ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट, तैसे ये क्या हो जाएगा, इवापोरेट, तैसे वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट। यानी जैसे ही उसने एनर्जी ली, तो वो इवापोरेट उड़ गया, जैसे ही वो उड़ा, तैसे क्या हो रहा है, टू द पाम टू द फील कोल्ड, जैसे ही वो उड़ेगा, उसी उड़ने की वजह से क्या होगा, हमारी हथेली पर थोड़ी सी शीतलता महसूस होगी, ठंडापन महसूस होगा। तो ठंडापन क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो एनर्जी ले रहा है। जैसे ये लिक्विड एनर्जी लेगा, जैसे ही उसे एनर्जी मिलेगी, देन इवापोरेट, तैसे क्या होगा, देन विल बी इवापोरेट, और वो इवापोरेट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से, ठीक, तो ड्यू टू विच दिस इवापोरेट देन द फील टू फील कूल, तैसे हम क्या करते हैं, एकदम कूल महसूस करते हैं, हाथ पर ठंडेपन को महसूस करते हैं। सिर्फ इसका यही वजह है, बाकी और इसका कोई वजह नहीं है। जो था एनसीईआरटी में, मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़े कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अपने एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इसमें दे रखे हैं, बाकी हम देखिए थोड़ा क्वेश्चंस को समझते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँ, मैं अच्छी तरह से उस स्टेप्स को, उस क्वेश्चंस को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ तक संभव है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर, अब हम यहाँ पर ये देखिए कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, निम्न में से, यानी कि यहाँ पर जो दिए गए उनमें से, जो यहाँ पर दिए गए उनमें से क्या है, मैटर्स कौन से हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दिए गए उसमें से मैटर्स कौन से हैं। चेयर,
एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमोस्ट, थॉट यानी विचार, कोल्ड यानी ठंडापन, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, कोई परफ्यूम होता है उसकी स्मेल। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर में यहाँ पर वो कौन सी चीज़ है जो कि मैटर से बिलोंग करती है, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ है जो कि मैटर है। तो अगर मैं बात करता हूँ मैटर्स की, तो मैटर्स के बारे में देखिए, लेमन वाटर। अगर हम लेमन वाटर की बात करते हैं तो लेमन क्या है, अगर हम लेमन लेते हैं तो लेमन क्या है, एक मैटर है, क्योंकि वो जगह घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है, स्पेस ले रहा है, उसके अंदर क्या है, वो स्पेस को क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड मास है, बात करता हूँ वाटर की, तो वाटर क्या है, वाटर भी क्या है, एक मैटर है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, आपकी मैटर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लेमन वाटर जो मिक्सर है, जो पीने वाला जल बना है, वो क्या है, आपका मैटर है। तो चीज़ मैटर है। आलमोस्ट, अगर हम बादाम की बात करते हैं, आलमोस्ट की बात करें तो क्या है, वो कहीं न कहीं जगह गिर रहा है, उसका कुछ न कुछ मास है। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ यहाँ पर है, देखिए लेमन वाटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड हैविंग द मास। अगर हम बात करते हैं आलमोस्ट की, स्पेस ऑक्यूपाई एंड हैव मास। अगर हम बात करते हैं चेयर की, अगर मैं बात करता हूँ कुर्सी की, तो कुर्सी क्या है, एक जगह गिर रही है, कुछ न कुछ उसके अंदर वेट भी है, जगह घेरी, यानी पदार्थ वह होता है जो स्थान होता है जिसमें कुछ न कुछ वजन होता है, उसी को हम कहते हैं पदार्थ, जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं। तो वही देखो क्या गया है, मैटर क्या है, मैटर क्या है, तो मैटर क्या है, एक मैटर वो चीज़ होता है, मैटर हैविंग ए स्पेस ऑक्यूपाई एज वेल एज हैव मास। अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ क्या है यहाँ पर, स्पेस ऑक्यूपाई, ये सारी चीज़ क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई एंड मास। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, अर्थात ये मैटर है, अर्थात इनके पास मास है एंड वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब कि स्पेस को ऑक्यूपाई। अगर हम बात करते हैं थॉट की, यानी कि सोच विचार, एक तरह की सोच विचार है, आपकी सोच है, उसका न तो कोई वेट है, मेरा मतलब न तो कोई मास है, न कोई वैल्यू है, तो इसे नहीं है। अगर बात करते हैं लव की, प्यार, ये क्या है, एक फीलिंग्स है। तो ये सारी चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए ये फीलिंग्स आ रही है हमें। तो जो भी चीज़ फीलिंग्स में आती है, एक भाव में आती है, तो वो मैटर नहीं है। कोल्ड मैटर, हेट घड़ा मैटर, स्मेल मैटर नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, नॉट मैटर, अर्थात नॉट है, न तो इसके पास कोई मास है और नहीं इसके पास क्या है, कोई वॉल्यूम, यानी कि कोई स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ क्या है, नॉट मैटर, नॉट मैटर। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर मैं परफ्यूम की बात करता हूँ, स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात करता हूँ, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात करता हूँ, तो स्मेल इज कंसीडर्ड एज ए मैटर, हम उसे जब ही एक मैटर के रूप में मानेंगे, ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वोलाटाइल सब्सटेंस। अगर उस परफ्यूम के अंदर कुछ इस प्रकार का वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब इस प्रकार की चीज़ जैसे रिमूवर हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि वोलाटाइल मतलब इस प्रकार की चीज़, उसमें इस महक वाली जो चीज़ पड़ी हुई है, जिसका हम ज्ञान कर सकते हैं, जिसे हम सोच सकते हैं, जिसे हम, मेरा मतलब महसूस कर सकते हैं। तो वोलाटाइल सब्सटेंस वो होता है कि उसमें मिला हुआ कोई एक इस प्रकार का पदार्थ है, इस प्रकार का उसमें मिला हुआ कोई पदार्थ है, ठीक है। तो इन एयर, जो कि हमारी हवा में, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, अगर उसके अंदर कोई भी इस प्रकार का पदार्थ है, उसमें परफ्यूम की स्मेल के अंदर में कोई इस प्रकार का गैस डाल दी है, तो वो गैस क्या है, अगर हम उसे जैसी गैस को खोलते हैं तो वो गैस क्या है, वो थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पर हम देख रहे हैं उसके पार्टिकल्स हैं और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करिए, तो मास है। अगर वहाँ पर कोई गैस उसके अंदर पड़ी है, कोई वोलाटाइल जैसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो गैस क्या है, गैस क्या है, एक गैस भी क्या है, एक मैटर है,
तो अगर स्मेल अगर उसके बात करते हैं परफ्यूम में, अगर परफ्यूम में ये सारी चीज़ वोलेटाइल कोई सब्सटेंस है तो हम उसे मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, बशर्ते उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई का कुछ होना चाहिए पार्टिकल्स, और उसके पार्टिकल्स मास होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं, अन्यथा वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर केवल यही दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक सिजलिंग फूड की। गिव रीजन्स द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। हम बात करते हैं गर्मा गर्म पके हुए भोजन की, ठीक। रीच यू सेवरल मीटर्स अवे। अगर हम कोई गर्मा गर्म फूड है पका हुआ तो उसकी स्मेल है, जो खुशबू है, आप कह सकते हैं स्मेल है, उसकी खुशबू जो है गर्मा गर्म खाने की खुशबू क्या है, वो अगर कोई पर्सन बहुत दूर बैठा हुआ है तो उस दूर बैठे हुए पर्सन की, मैंने खाना यहाँ किचन में बनाया है, खाना मेरा गर्मा गर्म है, वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति है और वहाँ से उसने सूंघ लिया, वहाँ से मतलब उसको महसूस हो गया क्या है कि आज किचन के अंदर में गर्मा गर्म खाना बनना है, वो पता कर लेते हैं, उन्हें महसूस हो गया है। तो गर्मा गर्म खाने की खुशबू दूर बैठा व्यक्ति उसे पता चल जाती है। लेकिन अगर हम ठंडे की बात करते हैं, ठीक, बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड, अगर हम खाना ठंडा है उसकी खुशबू, या खाना ठंडा है इसकी कोई खुशबू नहीं जा रही है, इसकी खुशबू लेनी है तो हमें वहाँ से उठ के आना पड़ेगा और हमें नाक से लगाना सूंघना पड़ेगा। तो क्या वजह है कि उस गर्मा गर्म जो खाना बना है, जो सिजलिंग फूड है, उस सिजलिंग फूड की किस वजह से उसे खुशबू लगी, जबकि ठंडे की उसे पास आना पड़ रहा है, और गर्म की वो दूर से उसे पता चल रहा है, बहुत दूर मीटर बैठा हुआ है, कुछ मीटर्स पे बैठा है, सेवरल कुछ दूरी पर बैठा है, थोड़ी दूरी पर ही बैठा है, कुछ मीटर्स बैठा है, और उसे गर्मा गर्म खाने की खुशबू लग गई है। आखिर में रीजंस क्या है, देखिए, अगर हम बात करते हैं गर्मा गर्म खाने की, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से इसे देखिए। पार्टिकल्स इन एयर, हवा में भी बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, ठीक। इफ फ्यूल्ड विद हाई टेम्परेचर, अगर कोई भी चीज़ है मैंने गर्म की, उसे ईंधन के द्वारा मैं उसे गर्म करता हूँ, जैसे ही मैं उसे गर्म करता हूँ तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स क्या है, उसके पार्टिकल्स हवा में मिल जाएंगे। जैसे ही वो पार्टिकल्स हवा में मिलेंगे और क्या होगा, बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे भी उसकी स्मेल आने लगेगी। तो इसके पहले बात तो ये पार्टिकल्स के, अब जैसे जैसे मेरे पास एक कढ़ाई है, मैंने यहाँ पर देखिए ईंधन दिया है, इसे क्या है, फ्यूल। मैं जैसे इसे फ्यूल दे रहा हूँ, इसके अंदर पानी पड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी सब्जी पड़ी हुई है, सब्जी के अंदर क्या है, सब्जी मोस्टली क्या है, गीली है, पानी है, वाटर बहुत सारे। तो जैसे जैसे मैं इसे हीट दूंगा तो ये जो सब्जी है ये किसकी बनी है, पदार्थ की बनी है किसी न किसी। और हमें खूब पता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई भी पदार्थ से, कोई भी मैटर से अगर हम उसे हीट देते हैं तो जैसे जैसे हम उसे हीट देंगे तैसे मालूम है क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए ज़्यादातर लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिक्विड में मैंने इसे हीट दी, जैसे ही मैं इसे हीट दूंगा खाने को, मैं जैसे ही हीट दूंगा तैसे ही इस खाने के अंदर बहुत सारे लिक्विड पड़े हुए हैं, सब्जी पड़ी हुई है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो उस सामान से क्या होगा, जैसे जैसे वो सामान गर्म होगा तो उसके पार्टिकल्स का जो बना हुआ है, ये जिस पदार्थ के बने पार्टिकल्स के बने, तो क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ, सबसे पहले हीट दूंगा तो यहाँ पर लिख दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम, ठीक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं इसकी क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो यहाँ पर बनने वाली बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, एक वाष्प के रूप में
किसमें? एक वाष्प के रूप में, वेपर। ठीक, वेपर्स के रूप में क्या हो रही है? जैसे जैसे इसे हीट मिल रहा है, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये चीज़ बॉयल होने लगी। बॉयल होने के बाद क्या हुआ? ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगी, यानी कि गैस में। अब भैया गैस किसकी है? सब्जी की भी महक जुड़ी हुई है उसमें, मिर्च की है, मसाले की है, उसमें टमाटर, आलू, प्याज, पता नहीं क्या क्या मैटर, सबकी खुशबू है। तो वो खुशबू क्या हुई? ये है मेरे पास एयर, ये है एयर। इस एयर में आके मिल गई, इस एयर में आके क्या मिल गई? खुशबू। तो खुशबू मेरी कहाँ मिल गई? इस एयर में आके मिल गई खुशबू। अब हवा तो भैया चल रही है वहाँ तक, तो जैसे जैसे वो खुशबू मेरी हवा के अंदर मिली, तैसे हवा उसके पास पहुँची, तो उसने नाक से लगाया, कुछ बनना है, तो उसे महसूस हो गया। अगर खुशबू अच्छी है तो बता देगा ये बन रहा है, तो खुशबू क्या है? यहाँ पर पहुँच रही है। इसीलिए दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास क्यों है? उसे खुशबू लग जाती है। आइए हम समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। देखिए, अब हम बात करते हैं, देखो पार्टिकल्स इन द एयर, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, इफ फ्यूल्ड विद हाई टेम्परेचर, मैं जैसे जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर दूंगा, ठीक, जैसे जैसे मैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर दूंगा, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? हवा में पहुँचेंगे। तो एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने टेम्परेचर दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, विच एड्स टू डैम, तो क्या हो जाता है? जिसमें मिल जाती है टू डैम टू मूव फास्ट ओवर द स्ट्रेच, और वह इस हवा में जैसे ही मिलेगी इसमें, ठीक, और वो दूर तक चली जाएगी। हैंस, अतः द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो गर्मा गर्म खाना होता है, पका हुआ, रीच ए पर्सन, वह पर्सन तक पहुंच जाता है, एवन एट ए डिस्टेंस, वो कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है, वहाँ तक क्या होगा? खुशबू पहुंच जाएगी। भैया जैसे जैसे मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बनने से ये चीज़ वाष्प के रूप में हवा में मिल गई। और जैसे हवा में मिली है, ये दूर बैठे हुए हैं, कुछ ही दूरी पर इन्हें पता लग गया कि भैया गर्मा गर्म खाना बनना है, तो इन्हें क्या पता कर लिया कि भैया गर्मा गर्म खाना बनना है। तो गर्मा गर्म खाने की खुशबू कैसे आई? क्योंकि मैंने हीट दी, जब हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो चीज़ क्या हुआ? एक वेपर्स में कन्वर्ट हुई, तो उसकी स्मेल इस एयर में मिली, उसकी स्मेल किस में मिली? एयर में, और इनकी नाक तक पहुँच गई, और उनने तुरंत बता दिया गर्मा गर्म खाना बन रहा है। तो ये है इसका सिजलिंग का एक मेथड। अब अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की, गिव रीजंस, इसका भी देखो कारण दीजिए। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, अगर हम किसी गोताखोर की बात करते हैं, कोई गोताखोर होते हैं पानी में जाते पहले, जिससे स्विमिंग आती है, अगर हम गोताखोर की बात करते हैं, कट थ्रो इन ए स्विमिंग पूल, वो किसी भी स्विमिंग पूल में जो पानी भरा हुआ, उस स्विमिंग पूल में कट थ्रो, यानी पानी को ऐसे काटते हुए कट थ्रो, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन हो, तो इस प्रकार की जो पानी में जा रहा है, स्विमिंग पूल है, उसमें तैर रहा है, कोई गोताखोर है, पानी को काटते हुए जा रहा है, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन शो करती है। तो देखिए आइए समझते हैं हम। ए ड्राइवर इज एबल टू इजीली कट, जो भी कोई गोताखोर होता है, अगर वो वाटर के अंदर चला जाता है तो वो इजीली तरीका से पानी जो होता है, उस पानी को आराम से क्या वो काट देता है। इजीली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल, किसी भी स्विमिंग पूल में, ठीक है। बिकॉज, क्यों का, ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम ये बात मानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास पानी, तो इस पानी के ये हैं पार्टिकल्स, ठीक, ये हैं पार्टिकल्स, ये हैं पार्टिकल किसके? पानी के, लिक्विड के। और अगर मैं ठोस की बात करता हूं तो ठोस के पार्टिकल्स देखिए ये हैं, ठोस के पार्टिकल्स क्या हैं? ये हैं, ठोस के पार्टिकल्स क्या हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सटे हुए हैं,
बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आपको गैप बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये है मेरे पास ठोस, ठोस के पार्टिकल्स सटे हुए हैं तो उसमें गैप नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। पानी के पार्टिकल्स में हम जैसे ही कुछ हाथ डालेंगे तो इधर से उधर खसक जाएंगे। मैंने यहाँ हाथ डाला, इधर से उधर खसक गए। तो यहाँ पर जगह है। अगर गैस की देखता हूँ तो उसके पार्टिकल्स और दूर हैं, मैं वाटर के पार्टिकल, तो वाटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, बहुत अधिक है। इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें के अणु इस प्रकार के हैं कि मेरा हाथ नहीं जा रहा, बहुत टाइट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अधिक। अगर मैं पानी के लिक्विड की बात करता हूँ तो पानी किसी भी बर्तन भर दो, मैं उसमें हाथ डाल दूँ, हाथ चला जाएगा मेरा। यहाँ पर ये क्या है, बीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, बीक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, बीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर तो ही तो कह रहा है बिकॉज, क्योंकि ऑफ द बीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के जो कण होते हैं उन पानी के कण के बीच में बीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम ऐसे हाथ चलाते हैं तो हमारा पानी आराम से कटता जाता है। तो इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, पानी की यह गुण या प्रॉपर्टी, ठीक, दैट एट्रीब्यूट्स टू इजीली ड्राइविंग, उसका यही गुण, इस प्रकार का बीक फोर्स है ना, इसी की वजह से क्या होता है, एट्रीब्यूट्स टू इजी ड्राइविंग, इसी गुण की वजह से आराम से हम, कोई गोताखोर होता है वो आराम से चला जाता है, ड्राइविंग कर लेता है। गोताखोर क्या है, आराम से चल लेता है। यही देखिए, ये देखो दिया गया है, ये है पानी, ये है स्विमिंग पूल, और इसके अंदर भरा है क्या, वाटर। यहाँ पर इस वाटर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीक है, पानी का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से कोई भी गोताखोर है पानी को काटते हुए आसानी से चला जाता है, सिर्फ बीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक, बीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो बीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से आराम से गोताखोर चला जाता है। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते और यहाँ पर थोड़ा गौर से देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये है मेरे पास मैटर, ये है मेरे पास मैटर। मुझे पता है कि मैटर के जो है, मैटर में बहुत ज़्यादा क्या है, पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स क्या है, सबसे छोटा मेरा पार्टिकल्स ये, इस पार्टिकल से मिलकर के कुछ बड़े बने, तो मैं सबसे छोटा है, इससे बड़े ये पार्टिकल्स हैं। ये बहुत सारे जब पार्टिकल्स मिले, इसे हम कह सकते हैं फ्यू, ये बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, ये पार्टिकल्स। यानी कि अगर हम पीछे लौटते जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। अगर परमाणु से थोड़ा ऊपर निकलते हैं तो अणु है, अणु बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पदार्थ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है मेरे पास मैटर, उस मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो इसके लक्षण क्या हैं, जो मैटर के, जो ये मैटर है, इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के लक्षणों के बारे में समझना है, इसके कैरेक्टर्स देखने हैं। तो देखिए, इसे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके पार्टिकल, ये है देखिए मेरे पास पार्टिकल्स, ये है पार्टिकल्स। यहाँ पर छोटा सा मुझे इंटरमोलिकुलर, छोटा सा मुझे क्या मिल रहा है, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में। एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है,
तो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में हल्का सा मुझे छोटा सा क्या मिल रहा है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कांस्टेंट मोशन। वो क्या मिलेंगे आपको, कांस्टेंट मोशन में। दे आर अट्रैक्ट टू, जब वो कांस्टेंट मोशन में मिलते हैं तो हम यहाँ पर ये भी देखो कह सकते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ मिलाएंगे। तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो जितने भी मैटर्स हैं, ये है मेरे पास मैटर, आप इसकी किसी की भी मैटर की बात करो तो मैटर्स किससे मिलकर के बना है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, ये है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल बहुत सारे मिलकर के क्या बना मेरे पास, मैटर। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जितने भी सभी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एटम। ठीक, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो क्या है स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट। अब मैं अगला देखता हूं कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। हम डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसकी डेंसिटी अधिक है, तो मास पर यूनिट कोई भी ऐसा पदार्थ है उसकी हम डेंसिटी को देखेंगे। डेंसिटी मतलब उसका कितना मास है, उसके अंदर मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, जिसका अधिक है वही उसकी डेंसिटी मानी जाती है। अगर हम मेरे पास देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, हम उसे डेंसिटी जो है घनत्व है, घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, यानी ऐसा क्रम लिखो पहले जिसमें कम घनत्व, फिर उससे अधिक घनत्व, फिर उससे अधिक घनत्व। मैं उसे इंक्रीजिंग में लिख रहा हूँ। अब एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, जो चिमनियाँ होती हैं उन चिमनियों से निकलने वाले धुएं के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक, एंड हनी, शहद की बात की जा रही है, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ, इस जगह पर अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में, तो यहाँ पर देखिए ये बात मैं कह सकता हूँ, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं हल्की सी बात में, एयर। अगर मैं एयर की बात करता हूँ तो एयर में मुझे ये देखना है सबसे पहले कि एयर की अगर मैं बात करता हूँ 39, तो एयर क्या है, यहाँ पर एयर की क्या है, बहुत ही कम है डेंसिटी। तो यहाँ पर एयर की क्या है, लो डेंसिटी। एयर की क्या है यहाँ पर, लो डेंसिटी। अबे चल, एयर की क्या है, लो डेंसिटी। अब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकला हुआ जो धुआं है, ठीक, जो फॉग है वो हमें खूब दिख रहा है, खूब गाढ़ा गाढ़ा सा है, खूब मोटा मोटा, हमसे खूब से दिखाई दे रहा है कि भैया खूब धुआं निकल रहा है, तो इससे अधिक डेंसिटी इसकी हो गई। तो इससे अधिक डेंसिटी इसकी होगी। इससे थोड़ा ऊपर हम जानते हैं तो कॉटन, कॉटन बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की, छोटी सी जगह में बहुत सारी आ जाती है, तो इससे इसकी डेंसिटी कुछ अधिक हो गई। अब यहाँ से वाटर ले लो, इससे इसकी डेंसिटी अधिक हो गई वाटर की। ठीक, वाटर के बाद अगर हम देखते हैं, वाटर आसानी से वाटर को पानी में छान सकते हैं, किसी में छान सकते हैं, किसी भी, लेकिन वाटर से अधिक कंसंट्रेट क्या है, उससे अधिक गाढ़ा क्या है, हनी। ये क्या है, हनी। हनी क्या है, ये पानी से क्या है, अधिक कंसंट्रेट है, ये अधिक है। अगर इसे थोड़ा लेंगे तो इसका क्या है, मास अधिक बैठेगा, इसका मास क्या बैठेगा, अधिक।
उसी प्रकार से अगली कंडीशन अगर हम लेते हैं चौक, चौक क्या है, चौक की इससे अधिक है। अब सबसे ज़्यादा हुआ क्या आपका आयरन, आयरन की तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो ये क्या है सबसे ज़्यादा इसकी अधिक डेंसिटी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसकी डेंसिटी क्या है हाईएस्ट, इसकी है हाईएस्ट, इसकी है लोएस्ट। ये मैंने किस में लिख दिए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला एक क्वेश्चन है टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर्स है, उसकी स्टेट का हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसके डिफरेंस को देखेंगे। तो ये है मेरे पास कैरेक्टर, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। अगर मैं बात करता हूं शेप की, आकार की, तो इसका शेप सॉलिड का क्या है फिक्स, लेकिन लिक्विड का नॉट फिक्स। लिक्विड का फिक्स नहीं है, उसे इस बर्तन में रख दो उस बर्तन का ले लेंगे, उस बर्तन में रख दो उसका ले लेंगे। लेकिन ये चीज़ है, ये फिक्स रहते, किसी भी बर्तन में रख दो ऐसी की ऐसी बनेगी। ये क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड का क्या है फिक्स, लिक्विड नॉट फिक्स, गैस नॉट फिक्स। किसी भी बर्तन भर दो गैस, जिस बर्तन भरी जाएगी वो गैस उसी का रूप ले लेगी, तो उसका मतलब क्या है नॉट फिक्स्ड। अगर मैं शेप देखता हूँ नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड बट फिक्स्ड, बट फिक्स्ड। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो देखिए ये फिक्स कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है फिक्स। जितनी चीज़ है वो उतनी जगह घेरेगी अवश्य। लिक्विड भी मैंने ले लिया, ये भी लिक्विड क्या है वाटर या कुछ भी ले लो, ये भी फिक्स है, ये भी अपनी जगह लेगा। लेकिन गैस की अगर बात करते हैं तो उसका कोई फिक्स नहीं है भैया, वो नॉट फिक्स्ड है। अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, आखिर में उनके बीच का जो फोर्स कितना है। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो इसका सबसे ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए किसी प्रकार से मैंने इस पर इसका इसके पार्टिकल्स जो इतने सटे हुए हैं, इतने सटे हुए हैं कि मैं इसे दबाता हूँ तो दब नहीं रही। तो यहाँ पर क्या है, इसके पार्टिकल्स इतने हैं, इतने सटे हुए हैं, इतने सटे हुए हैं कि यहाँ पर क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है बहुत अधिक। ठीक, यहाँ पर सॉलिड से कम मिलेगा, इसमें तो बहुत ही कम होगा। अब बात करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अगर हम स्पेस की बात करें तो सॉलिड में मुझे देखने के लिए क्या मिलेगा बहुत कम, इसके बीच में स्पेस मुझे बहुत कम मिलेगा देखने के लिए, बहुत न के बराबर में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस क्या है बहुत न के बराबर, सॉलिड में बहुत कम न के बराबर। ज़्यादा ही फोर्स लगा रहा हूँ तब ये पचक रहा है, नहीं बहुत कम है। ठीक, हर की लिक्विड में सॉलिड से अधिक मिलेंगे। और यहाँ पर तो क्या है स्पेस ही स्पेस है भैया, गैस के अंदर क्या है स्पेस सबसे अधिक है वहाँ पर। अब मैं रिजिडिटी की बात करता हूँ या फ्लूइडिटी की। रिजिडिटी का मतलब क्या है, अब मैं देखो रिजिडिटी की बात करता हूँ तो रिजिड क्या है कैन नॉट फ्लू। अगर मैं बात करूँ रिजिडिटी मतलब इस प्रकार की इसकी दृढ़ता है, कठोरपन है, जो क्या है फ्लो नहीं कर सकता, कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता अपने आसानी से, किसी भी इसमें डाल दूँ तो ये क्या है कैन नॉट फ्लो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ लिक्विड की, तो यहाँ पर लिक्विड क्या है नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं है बट कैन फ्लो। अगर मैंने मान लीजिए कि लिक्विड मैंने इसमें ले लिया, इसमें काम करने लगा, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, वो किसी भी प्रकार से फ्लो कर सकता है। उसमें ऐसे फेंक दूँ तो फ्लो करेगा। पानी को हम देखते हैं नदियों में ऐसे 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 चलता है, तो क्या है वो फ्लो कर रहा है आसानी से। उसी प्रकार से ये भी गैस नॉट रिजिड बट कैन फ्लो। गैस भी क्या है उड़ती रहती है वातावरण में, इधर से उधर फ्रीली मुक्त रूप से क्या कर रही है फ्लो। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ नेग्लिजिबल। ठोस की बात करता हूँ, इसे मैं कितना कंप्रेस करूँगा,
कितना इसे कंप्रेस दूंगा, इसे कितना मैं कंप्रेसर दूंगा, तो ठोस में कुछ नहीं होता है, नेग्लिजिबल, नगड़, न के बराबर आप है ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर सॉलिड वो लिक्विड में कुछ कंप्रेसेबल होता है, लेकिन अगर हम बात करें गैस की, यहाँ पर आपको हाई कंप्रेसेबल मिलेगी, क्योंकि गैस में मैं जितना कंप्रेसर दूंगा तभी वो गैस अंदर भरी जाएगी। जब सिलेंडर भरवाने जाते हैं तब आप देखिए, जब गाड़ी के अंदर सीएनजी भरी जाती है तो वह कंप्रेसर देखा जाता है कि कंप्रेसर कितना तेज है, जितना अधिक कंप्रेसर होगा उतनी अधिक उस सिलेंडर के अंदर में क्या गैस आ जाएगी। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स थे सॉलिड लिक्विड गैस के। अब हम थोड़ा देखते हैं कि अब एक और क्वेश्चन है हमारा, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ठीक, तो जैसे इसके ऊपर कुछ हमें कमेंट करना है, कुछ शब्द लिखने हैं हमें। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, यानी कि किसी एक गैस कंटेनर में गैस का भरना, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम रिजिडिटी की, एक दृढ़ता, उसमें कितनी कठोरता है, रिजिडिटी मतलब उसमें कितनी दृढ़ता है। अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूँ, ये है मेरे पास सॉलिड, ये है मेरे पास सॉलिड, ये है मेरे पास लिक्विड और ये है मेरे पास गैस। यहाँ पर पार्टिकल्स को देखिए, सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दबा रहा हूँ, दब नहीं रहे, बहुत ज़्यादा सटे हुए भरे हुए हैं उसके अंदर, इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिजिडिटी क्या है यहाँ पर अधिक। लेकिन यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखिए पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर है। अगर मैं तो थोड़ा बहुत दाबता हूँ, करता हूँ, दब जाता है, इसके अंदर हाथ डालूँ तो मेरा हाथ चला जाता है। तो ये क्या है, हमारे लिए नहीं है। अब अगला है गैस। अब गैस में देखो, एक देखो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसमें बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं, तो इसमें तो आसानी से चला जाएगा, पार्टिकल बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो यही देखें, तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड के अंदर रिजिडिटी सबसे अधिक मिलती है। तो देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमें मालूम है कि रिजिडिटी क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है, टू मेंटेन देयर शेप, जिससे क्या होता है, इसका काम क्या है, टू मेंटेन देयर शेप, अपनी शेप को बनाए रखना। ठोस है ऐसा तो वो ऐसा ही बना रहेगा, अपनी शेप उसकी फिक्स रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, बट सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देता हूँ, ये है मेरे पास, इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ तो सॉलिड दब नहीं रहा। लेकिन पानी के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तो मेरा हाथ अंदर चला जाएगा, पानी बाहर निकल आएगा। गैस के ऊपर दूंगा तो हाथ चला जाएगा, गैस बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या है, आउटसाइड फोर्स, मैं जैसे ही बाहर से कोई आउटसाइड फोर्स लगाता हूँ तो वो क्या हो रहा है, वो दबता नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी, केवल सॉलिड ही रिजिडिटी की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, हम ये कह सकते हैं बात। तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी में कितना कंप्रेसर दूंगा, सॉलिड में कितना कंप्रेसर दूंगा कि ये कहीं पर भी फिक्स हो जाए, नहीं हो पाएगा, ये दबेगा ही नहीं। लिक्विड में देखें तो लिक्विड में भी कितना कंप्रेसर दोगे आप, वो नहीं होगा। लेकिन गैस में कंप्रेसर देंगे, क्यों, पार्टिकल दूर है। ये देखिए, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल कितने, मैं जैसे इसके ऊपर किसी पिस्टन के द्वारा, ये है मेरे पास सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ठीक, ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन। जैसे ही मैंने पिस्टन से कंप्रेस किया, ठीक, जैसे ये वाले पार्टिकल्स के इतने दूर थे, ये देखो पास आ गए। अब इसे और दूंगा मैं तो देखिए और पास आ गए। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर देते जा रहे हैं, तैसे जो पार्टिकल दूर थे वो पास आते जा रहे हैं। पार्टिकल्स तो दूर थे लेकिन कंप्रेसर दिया, वो पास आ गए। कंप्रेसिंग द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमें पता है कि मैटर के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ये है स्पेस, ये है स्पेस, बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, मैं जैसे जैसे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, बाहर से फोर्स अप्लाइड करूंगा ऑन मैटर, पदार्थ पर,
कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये है पार्टिकल, ये है पार्टिकल, मैं जैसे जैसे इसके ऊपर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को मैं अप्लाइड करता हूँ, मैं जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाइड किया तो क्या हुआ, कैन ब्रिंग, हम ला सकते हैं दीज पार्टिकल क्लोजर, इन पार्टिकल्स को पास पास। ये तो क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या है, हमारे जो पार्टिकल्स दूर दूर थे, मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दिया, जब मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देता हूं तो क्या होता है, कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। यहाँ दूर थे, मैंने जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दिया यहाँ पास आ गए, मैं इसके ऊपर और एक्सटर्नल पिस्टन से मैंने प्रेशर दिया तो ये देखिए पास आ गए और पास आ गए। तो मैं जैसे जैसे उसमें प्रेशर देता हूँ वो पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टू फ्लो, वो कैसे फ्लो कराए, यानी कि मूव अबाउट फ्रीली, मुक्त रूप से चलना, मुक्त रूप से गति करना, मुक्त रूप फ्री है, वो एकदम फ्री है। तो मूव अबाउट फ्रीली, वो मुक्त रूप से क्या करेगा, गति। अगर हम मुक्त रूप से गति की बात करते हैं तो फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी की बात करते हैं द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स, आखिर में किसी भी पार्टिकल्स की क्या है, एक टेंडेंसी, एक गुण है। ये क्या है, एक प्रकार का उसका एक टेंडेंसी है, उसकी प्रकृति है, उसका गुण है टू फ्लो, उसका टू फ्लो, इधर से उधर चलना, ठीक, या मुक्त रूप से, इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। अगर मैं बात लिक्विड्स और गैस की करता हूं तो ये है मेरे पास लिक्विड, तो ये है मेरे पास लिक्विड, यहां देखिए गौर से, ये है लिक्विड, ये देखिए पानी भरा हुआ है, ये है लिक्विड। अगर इस पानी को गौर से देखिए, पानी देखिए यहाँ उछाल मार रहा है, ये देखिए दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये पानी क्या मार रहा है, उछाल, फ्लो कर रहा है बहुत तेजी से। कभी नदियों में देखा कि पानी उधर से जाता है, इधर से आता है, वो जाता है, इधर जाता है, ऊपर नीचे होता है पानी। तो पानी क्या एक तरह का उछाल है, मुक्त रूप से मूव कर रहा है वो एक है। यहाँ पे देखिए पानी, पानी, ये देखिए पानी कैसे करके उछलता हुआ आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टू फ्लो, पानी है वो टू फ्लो कर रहा है। अब मैं गैस की बात करता हूँ, मान लीजिए कोई बत्ती लगा दी या अगरबत्ती लगा दी, तो उसके जो निकलने वाली जो गैसें होती हैं जो जल करके निकलेंगी तो वो हमारी एयर में फैल जाएंगे, ये है एयर, ठीक। जैसे ही एयर में फैलेंगी तैसे ये क्या होगी, चारों तरफ बट जाएंगी, वहाँ पर बैठा हुआ है उसे भी खुशबू लग जाएगी। तो ये क्या है, अगर हम बात करते हैं गैस की, हम बात करते हैं लिक्विड की, तो इन दोनों केस में मुझे फ्लूइडिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि टू फ्लो ये आसानी से कर सकते हैं। तो फ्लूइडिटी मुझे क्या है प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पर लिक्विड्स और गैसेज में देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ फिलिंग की, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, किसी एक गैस कंटेनर को हम भरते हैं तो किस प्रकार से उसके भरने को देखते हैं। तो देखिए गैसेज हैव पार्टिकल्स, हमें मालूम है गैस है, तो गैस है तो गैस क्या है, उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। गैस है तो उसमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलते हैं। तो गैस है तो वहाँ पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो गैसेज हैव पार्टिकल्स, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे विच वाइब्रेट, जो क्या करते रहते हैं, उथल पुथल, वाइब्रेट करते रहते हैं। गैसों में क्या होते हैं, गैसें इधर से उधर क्या करती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं रैंडमली, और वो लगातार क्या करती रहती हैं, वाइब्रेट, ठीक, रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई अगरबत्ती लगा रखी है खुशबूदार, तो उसकी खुशबू क्या है, उसकी खुशबू इधर भी जाएगी, कुछ की उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी, सब जगह किसी भी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। तो गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ठीक। द गैस कैन फिल द कंटेनर, अगर हम बात करते हैं उसकी गैस की, तो उसके पार्टिकल फ्री रूप में होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी लेंगे और हम किसी कंटेनर के अंदर में भर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या,
थोड़ा बहुत मुझे कंप्रेस तो देना ही पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे क्या होते हैं तो आराम से किसी भी कंटेनर में आराम से गैस को हम भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसमें देखते हैं। अब हमें देखना है कि शेप, अगर मैं बात करूं शेप की, अगर मैं बात करूं, सॉरी अब एक सेकंड, अगर मैं बात करता हूं शेप की, तो देखिए शेप की अगर मैं बात करता हूं यहां पर शेप की, तो यहां पर थोड़ा गौर से देखिए। ये मेरे पास एक शेप है, एक मेरे पास ये शेप है, और मेरे पास देखिए ये भी शेप है। तो हम यहां पर देखिए सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर मैं यहां पर सॉलिड्स की बात करता हूं तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के क्या हैं, पार्टिकल्स, तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सबसे अधिक है। तो यहां पर मुझे इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तो ये दबेगा नहीं, आकृति में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहां पर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, मैक्सिमम। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सटे सटे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, अधिकतम है। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अधिक है, बहुत टाइट है। इतना है कि मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स देता हूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर मैं बात लिक्विड की करता हूं, अगर मैं बात लिक्विड, तो यहां पर मैं प्रेशर दूंगा तो मेरा हाथ अंदर चला जाएगा, कोई भी चीज़ें, तो यहां पर क्या है, ये चीज़ क्या है, काम। अगर मैं गैस की बात करता हूं तो यहां पर बहुत ही ज़्यादा, तो यहां पर बहुत अधिक है, यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम मिलेगा क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े दूर हैं। अगर गैस की बात करता हूं तो यहां पर पार्टिकल्स क्या हैं, तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सबसे कम है। ठीक, और यहां पर क्या है, सबसे अधिक है। तो जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक होता है वहां पर उसे दाब रहे हैं तो वो दब नहीं रहा। तो यहीं पर देखो क्या है, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स की इस इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से उसकी शेप कैसी है, डेफिनेट, उसकी शेप कैसी है, डेफिनेट। ठीक, वेयर, जबकि लिक्विड्स एंड गैसेज टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। अगर मैं इस लिक्विड की बात करूं, इस गैस की बात करूं, तो इस लिक्विड और गैस को हम जिस कंटेनर में रखेंगे, जिस बर्तन में, जिस चीज में रखेंगे, ये उसी की शेप ले लेता है। तो ये कह रहा है जब लिक्विड गैसेज टेक द शेप ऑफ कंटेनर, उसे जहां पर भी लेके जाएंगे वह उसी की शेप ले लेगा। लेकिन मैं सॉलिड को लेके जा रहा हूं तो ये इसकी शेप क्या हो रही है, इसकी शेप क्या हो रही है प्यारे बच्चों, नॉट चेंजिंग। ठीक, तो इसकी शेप क्या हो रही है, नॉट चेंजिंग, अर्थात डेफिनेट शेप है। तो ये क्या है, एक डेफिनेट शेप है। अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, कि आखिर में काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये कोई मैटर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स क्या मूव कर रहे हैं, इधर से उधर अलग अलग हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के द्वारा जो हासिल की गई जो एनर्जी है, यानी पार्टिकल्स के द्वारा जो ली गई एनर्जी है, ड्यू टू देयर मोशन, उनकी जो गति होती है, पहले ये है मेरे पास पार्टिकल्स, ये है मेरे पास मान लो मैटर। अब इस मैटर को मैंने यहां पर क्या दी, हीट। ठीक, अब मैंने इसे क्या दी, हीट। जैसे मैं इसे हीट दूंगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी क्या होगा, इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन, पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं यहां पर, मोशन। जब ये पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं तेज, उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जैसे जैसे हमें पार्टिकल्स को, मेरे को पार्टिकल्स है उन्हें एनर्जी मिली, इन पार्टिकल्स को जैसे ही एनर्जी मिली, इसे देखिए, इस पार्टिकल्स को, इन पार्टिकल्स को जैसे यहां से कहीं पर कोई एनर्जी मिली, यहां से ठीक
तैसे ही क्या करेंगे, ड्यू टू देयर मोशन, और उनकी गति होने लगती है। तो उनकी गति के फलस्वरूप क्या है, वो क्या है, आपकी गति हो रही है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज वाइब्रेट, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट रैंडमली, वो लगातार तरीका से एक प्रकार से क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट बहुत तेजी से, एज दे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं इन पार्टिकल्स को देखता हूँ तो जो पार्टिकल्स यहाँ पर है पार्टिकल्स, तो इसकी जो मोशन है, गति है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, अधिक। तो यह चीज़ काइनेटिक एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा आपको गैस में देखने के लिए मिलेगी। गैस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का हीट हो रही है, अगर यहाँ पर हीट हो रही है तो यहाँ पर बहुत सारी गैसें क्या है, गर्म हो जाती हैं और वो ऊपर चली जाती हैं, बहुत तेज वाइब्रेट करने लगती है। तो गैसेज में हमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए मिलती है। तो अब हम थोड़ा डेंसिटी देख लेते हैं। तो डेंसिटी में देखिए, डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी अगर मैं देखते हैं तो मेरे पास देखिए सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम इस डेंसिटी को वॉल्यूम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। में यहाँ पर है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस, ये है गैस और ये है लिक्विड और ये है सॉलिड। ठीक, यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पर पार्टिकल कुछ थोड़ी दूरी पर है, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, सटे हुए। तो ये दबा रहा हूँ तो दब नहीं रहा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो मास है, इसका वॉल्यूम क्या है, सबसे इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे अधिक। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या मिलेगी, यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी अधिक है प्लस इसका मास भी है। यहाँ पर देखा जाए इसमें देखिए क्या है, कम है, यहाँ कम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गैसेस के अंदर क्या होती है, लोएट। सबसे कम डेंसिटी आपको किसकी मिलेगी, गैस। गैस के अंदर मास तो है मगर बहुत कम है, वॉल्यूम है उसका मगर फिक्स नहीं है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम फिक्स है, मास भी है, सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड इस प्रॉपर्टीज को सबसे अधिक दिखाते हैं कि दीज प्रॉपर्टीज कैन शो वेरी हाई इन सॉलिड्स, कैन सीन इन वेरी हाई इन सॉलिड्स, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये जो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टीज है सबसे ज़्यादा आपको सॉलिड्स में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर लोएस्ट है, वहाँ हाईएस्ट है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ हो जाए। और आज के लिए केवल इतना ही, आज के लिए केवल इतना ही। हम बाकी फिर मिलेंगे, बाय बाय अगली क्लास में, इसी का अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस को देखें हम एनसीईआरटी को। तब तक के लिए आपसे बाय बाय।